डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जो आपसे मुलाकात करने आ रहे हैं एक नए सब्जेक्ट के लिए जो यूपीएसआई में टॉपिक तो बहुत छोटा है लेकिन वो एग्जाम में आएगा जरूर। चाहे 2 ही क्वेश्चन हो चाहे 3 ही क्वेश्चन हो, कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो ये 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन ही आपका चीजों को आपको सक्सेस के करीब लेके आएंगे और यूपीएसआई के एग्जाम्स को क्रैक करने में आपको आसानी प्रोवाइड करेंगे। तो हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने लेवल पे यूपीएसआई को क्रैक करना है तो क्या करना चाहिए, 100% सिलेबस पढ़ के बैठिए। जब आप 100% सिलेबस पढ़ के बैठेंगे तो आपको जितना या 100% पढ़ा रहेगा, तो यदि मान लीजिए आपने 90% कर दिया तो 10% गलत होगा तो भी आप 80% पे सिलेक्शन क्लियर रहेगा आपका। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि हम 100% पहले सिलेबस पढ़ के बैठें। टाइम अभी सफिशिएंट है और इस कम टाइम में आप बहुत अच्छे से कोर्स को कवर कर सकते हैं। 2-2.5 महीने में आप हमारे चैनल से जुड़िए। हमने सारे वीडियो प्रीवियस में डाले हैं, मैथ के हैं, साइंस के हैं, पॉलिटी है, मूल विधि, संविधान के भी वीडियो पढ़ रहे हैं और साथ में हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी हम धीरे धीरे उसमें ऐड करते जाएंगे। तो चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक छात्रों का भी भला हो और हमारे इस मुहिम को सफल बनाने में अपना योगदान दीजिए। प्रिय छात्रों, हम कंप्यूटर आज डिस्कस करने जा रहे हैं। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये सब्जेक्ट यदि इंटरेस्ट लेके पढ़ा है तो बहुत इंटरेस्टिंग है और यदि इसको आप किताबी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको चीजें हबजड़ वे में लगेंगी, याद नहीं होंगी, चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो हम लोग इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। दूसरी चीज मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं सौरभ कुमार, आपका विप्रो इन्फोटेक में मैं सॉफ्टवेयर ट्रेनर रहा हूँ। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैंने ट्रेन किया है। मैं बाकी कई लोगों को मैंने कंप्यूटर पढ़ाया है और साथ में मैं कॉर्पोरेट में बहुत साल तक वर्क करने के बाद टीचिंग में अच्छा खासा 8-10 साल वर्क किया है। तो आज मैंने सोचा कि आज आप लोगों को यूपीएसआई में के लिए हम ऐसा कोर्स बनाएं कंप्यूटर का कि जो आपको बहुत आसानी से सुलभता से एक तो अवेलेबल हो, सुलभ रहे और साथ में आपको समझने में आसानी हो, बहुत अच्छे से आप समझ पाए। तो आज चलिए हम इस सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं कंप्यूटर की। और कंप्यूटर को देखिए, लिखना तो इसी तरीके से आता है लेकिन सबसे पहले की शुरुआत करने से पहले कि ये कंप्यूटर शब्द आया कहाँ से होगा। तो कंप्यूटर शब्द जो आया है वो आया है कंप्यूट वर्ड से, यानी कंप्यूट नाम का एक शब्द है, इस शब्द से कंप्यूटर बना है। और कंप्यूट का जो मतलब होता है वो होता है आपका आकलन करना, गणना करना, आकलन करना, गणना करना, ये चीज होता है, या कैलकुलेशन करना, ये भी कह सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कैलकुलेशन करना या कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करना, ठीक है। ये सब चीजें हैं। गणना का मतलब ही ये होता है कैलकुलेट करना। इंग्लिश में हम कैलकुलेट वर्ड बोलेंगे, ठीक है। अब एक बात समझिए कि हिंदी में क्या आप बोल सकते हैं इसको। कई बार कंप्यूटर वर्ड को जो होता है हम लोग इसको संगलक बोल देते हैं, प्लस कंप्यूटर को एक और आप लोगों नाम से जानते हैं, ये होता है हमारा आंकड़ों को निर्धारित व समायोजित करने की मशीन, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक सिंपल सी बात समझिए, इसको कह सकते हैं आकलन करना, आकलन करने की मशीन। एक सिंपल सी लेमैन की भाषा में हम पढ़ाएंगे इसको, ठीक है। अब एक बात समझिए कि कंप्यूटर करता क्या है। ये एक टाइम में मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है। मल्टीपल टास्क का मतलब है विभिन्न प्रकार के टास्क को ये एक समय में परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण आप देख रहे हैं कि आप करते क्या है, लैपटॉप खोला या आपने कोई और डिवाइस खोली, मान लीजिए डेस्कटॉप खोला, तो आपने देखा कि सेम टाइम में हम पीडीएफ भी पढ़ रहे होंगे, गाना भी सुन रहे होंगे, सेम टाइम में हम मूवी भी देख रहे होंगे और हम कोई कैलकुलेशन भी कर रहे होंगे, टाइपिंग भी कर रहे होंगे। तो यानी वन टाइम में ये मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है। तो जो डिवाइस मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकती है उसको भी हम कंप्यूटर ही जानते हैं। इट इज अ डिवाइस फॉर मल्टीपल टास्क, मल्टीपल टास्क परफॉर्म करती है ये। तो एक बात समझिए कि कंप्यूटर करता क्या क्या है। ये डिफरेंट टाइप के डिजिट्स को आपका आकलन कर लेगा, डेटा का आकलन करेगा, साथ में ये
करेगा क्या, ये डिफरेंट टाइप ऑफ के टास्क को परफॉर्म करे। अब ये तो था सिर्फ एक कहते हैं स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन, सिंपल सा इंट्रोडक्शन। लेकिन यदि हम इसको पढ़ना है तो पढ़ेंगे कैसे? तो पढ़ने के लिए हम इसको पहली बात तो कंप्यूटर का फॉर्म देखते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर, पहली चीज ये समझते हैं। तो देखिए कंप्यूटर लिखा जा रहा है कुछ इस तरीके से। देखिए कंप्यूटर का मतलब होता है, पहली चीज यदि सिर्फ नॉर्मल भाषा में बात करें तो इसको कहेंगे कैलकुलेशन। दूसरा हम लिखेंगे कॉमन। O स्टैंड फॉर ऑपरेटिव, O स्टैंड फॉर ऑपरेटिव और ओरिएंटेड। M स्टैंड फॉर मैकेनिक्स, या मैकेनिक को बोल सकते हैं मशीन। M स्टैंड फॉर मशीन। P स्टैंड फॉर प्रोसेसिंग, P स्टैंड फॉर प्रोसेसिंग। यहां पे हो जाएगा पर्टिकुलरली। एंड U यूज फॉर यूजफुल, U स्टैंड फॉर यूजफुल या यूनाइटेड। T स्टैंड फॉर, ये हो जाएगा टेक्निकल कह लीजिए, थ्रेजर्स कह लीजिए, थ्रेजर्स। यहां पे हो जाएगा टेक्निकल। और E स्टैंड फॉर एक्सटेंसिव या एजुकेशनल, एक्सटेंसिव या एजुकेशनल। और R करेगा रिसर्च, R स्टैंड फॉर रिसर्च। तो आप देखिए इसको दो तरीके से कह सकते हैं कि जो गणना कर सके, क्रियाशील हो, जो यांत्रिकी हो, फिर प्रक्रियाफुल हो, उपयोगी हो, शब्दकोश हो, थ्रेजर्स मतलब शब्दकोश हो, विस्तृत हो, या आपकी शोध कर सके। तो एक ऐसी डिवाइस जो इतने टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स को या टास्क को परफॉर्म कर सके, उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या? कंप्यूटर। क्या बोल देंगे? कंप्यूटर। और इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया जाता है हिंदी में संगलक। ठीक। अब सबसे बड़ी बात है कि माइंड में आता है कि कंप्यूटर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी या हम क्यों कर रहे हैं। तो एक बात सोचिए कि हमारे पास यदि हम डेली यदि इसका सबसे शॉर्टेस्ट वर्जन देखा जाए तो जो हर घर में मिलता है वो क्या मिलता है? वो होता है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर आपको हर घर में मिल जाएगा। और कैलकुलेटर भी क्या कर रहा है? कैलकुलेशन से ही कर रहा है, गणना कर रहा है। लेकिन वो एक लिमिट तक ही गणना कर सकता है। लेकिन जब आप कंप्यूटर में आते हैं तो कंप्यूटर में सिर्फ गणना ही नहीं कर रहा है, वो डाटा का आकलन भी कर रहा है, डाटा का आपका एनालिसिस भी कर रहा है कि पुराने डाटा को, प्रीवियस डाटा को नए डाटा से वो कंपेयर भी कर रहा है। तो ये सारे टाइप के डिफरेंट जो टास्क परफॉर्म कर सकता है वो अकेले कौन कर सकता है? आपका कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है। तो हमारा पहला काम होगा कि हम कंप्यूटर को कैसे पढ़ेंगे। इसके लिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड, हमने अभी देखा कि हम इंट्रोडक्शन देख रहे थे, लेकिन एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है जो पूछ लिया जाता है, यूपीएसआई में पूछा जा सकता है और बाकी एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के जनक कौन है? तो ये कॉमनली एक नाम आता है चार्ल्स बेबेज का, यानी चार्ल्स बेबेज जो हैं ये फादर ऑफ कंप्यूटर कहे जाते हैं। अब एक बात सोचिए कि जो इनको क्यों कहा जाता है? इन्होंने एक डिवाइस बनाई थी बहुत पहले और चार्ल्स बेबेज ने, और वो कुछ
मैकेनिकल प्रोडक्ट थी, वो सिर्फ थोड़े बहुत छोटे मोटे संख्याओं को गणना कर सकती थी। इसीलिए जब कंप्यूटर का नाम दिया गया, इसका फादर पूछा गया, तो हमने वो उस व्यक्ति का नाम रखा जिन्होंने सबसे पहले गणना करने की मशीन बनाई थी। तो वो क्या थी? चार्ल्स बेबेज। अब देखिए कंप्यूटर को पढ़ने का तरीका क्या होता है। पहली बात है, कंप्यूटर को हम पढ़ते कैसे हैं ये बहुत समझना है। कंप्यूटर में पहली बात, हम कितने सेक्शन होंगे? मेनली 2 सेक्शन होते हैं। पहली बात क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हम पढ़ रहे हैं कि कैसे हम इसे क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसको कहेंगे हिंदी में कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण। अब देखिए वर्गीकरण कैसे हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देखिए यहां एक ट्री बनाने जा रहे हैं और उस ट्री को आप बड़ा समझिएगा। हम इंग्लिश में लिखते जा रहे हैं, हो सकता है बीच बीच में मैं हिंदी भी लिखूंगा। आप जो चीज ना समझ में आएगा वो आप कमेंट में करके हमसे पूछ भी सकते हैं। देखिए मेनली 2 चीजें होती हैं। कंप्यूटर कोई भी बनेगा तो वो 2 चीजों से बनेगा। एक तो बनेगा हार्डवेयर से और दूसरा बनेगा सॉफ्टवेयर से। अब हार्डवेयर क्या क्या होगा, बात समझिए। हार्डवेयर में भी कई पार्ट होंगे। अब पार्ट क्या क्या हो सकते हैं? देखिए इनपुट डिवाइस हो सकती है, इनपुट डिवाइस होगी। और इनपुट डिवाइस में क्या क्या हो सकता है? एग्जाम्पल मैं लिखता जा रहा हूं। कीबोर्ड हो सकता है, जिससे आप क्या करते हैं, कंप्यूटर को कोई कमांड देते हैं। दूसरा माउस होता है, माउस से भी आप क्या करते हैं, कमांड देते हैं। तीसरा आपने देखा होगा वीडियो गेम में जब खेलते थे एक छोटी सी हाथ में वो मिलती थी, तो उसी टाइप का कंप्यूटर में भी गेम खेलने के लिए आती है, जॉयस्टिक बोला जाता है, जॉय स्टिक आती है। फिर आपने देखा होगा कि यदि हमें कोई चीज लिखनी है कंप्यूटर के अंदर तो उसके लिए होता है डिजिटल पेन। ये भी आपका काम करेगा, किसका? इनपुट डिवाइस का। अब देखिए ये तो आपने इनपुट डिवाइस दे दिया। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, हार्डवेयर में होगा प्रोसेसिंग यूनिट। कमांड तो दे दिया, लेकिन उस कमांड को आगे करेगा क्या? जो भी आपने उसको बोला है कंप्यूटर को करने के लिए, वो कहीं ना कहीं प्रोसेस होगा। और प्रोसेस होने के बाद वो कहां पे आएगा? आउटपुट डिवाइस पे आएगा, आउटपुट डिवाइस। तो देखिए आउटपुट डिवाइस में क्या होगा ये भी देखते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब है आपका, सीधे मैं बात कर रहा हूं किससे? सीपीयू से बात कर रहा हूं। जब सीपीयू से बात कर रहा हूं तो एक बात समझिएगा कि सीपीयू का काम क्या है। सीपीयू डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क को परफॉर्म करता है। यानी आपने कहा कि कंप्यूटर ओपन करो तो वो बूटिंग करना चालू कर देगा, वो बंद करने कहेंगे तो शट डाउन करना चालू कर देगा। यहीं से 2 टर्मिनोलॉजीज और समझ में आ रही है, तो उसको भी जो हम कहते हैं कि साथ में कुछ नॉलेज है वो उसको नोट करते जाइएगा। जब भी कंप्यूटर को ऑन किया जाएगा, कंप्यूटर जब भी ऑन होगा उस प्रोसेस को बोला जाएगा बूटिंग करना। ये पूछा जा सकता है, बूटिंग। कंप्यूटर को जब भी ऑफ किया जाएगा, कंप्यूटर, सर यहां पे मैंने पी लिखना भूल गया हूं, कंप्यूटर को जब भी ऑफ किया जाएगा इसको लिखा जाएगा शट डाउन प्रोसेस। यानी हम क्या करेंगे? शट डाउन। अब देखिए जब ऑन होगा या स्टार्ट होगा तो हमारा बूटिंग करेगा। बूटिंग करने में होता क्या है, वो 1 बाय 1 सारी फाइल्स को स्टार्ट करेगा और फिर आपको सामने जो आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे आएगा, यानी होम स्क्रीन जिसे बोलते हैं, वो खुलेगी। तब आपका बूटिंग होने के बाद आती है। तो सीपीयू क्या करता है आपका, करेगा ये परफॉर्म, बूटिंग कर सकता है, फिर शट डाउन कर सकता है यानी ऑफ कर सकता है, सिस्टम को ऑन करेगा, ऑफ करेगा, फिर इसके बाद ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल हमने लिखा 2 + 2 4 होना चाहिए, तो आपने जैसे लिखा कि 2 + 2 लिखिए, तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन को एएलयू, इसी के अंदर एक यूनिट होती है उसको बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी अर्थमेटिक लॉजिकल
यूनिट, इसके अंदर ये क्या करना चालू कर देगा, इसके अंदर ये गणती जितने भी टाइप की कैलकुलेशंस हैं उनको परफॉर्म या उनको प्रोसेस करना चालू कर देगा, यानी 2+2 कैलकुलेशन करना चालू कर देगा। एलयू का काम ये होता है कैलकुलेट करना चालू कर देगा। तो ये आपका मिनिमम इतना होगा, ठीक है। सीपीयू को हम बाद में देखेंगे, अभी पूरा सब 1 by 1 आगे डिस्कशन, अभी हम सिर्फ क्लासिफिकेशन पे जा रहे हैं। आउटपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस होती है आपकी मॉनिटर, जो आपका स्क्रीन होता है वो आउटपुट होगी। आपका प्रिंटर, प्रिंटर पे जो आपका प्रिंट होके आएगा वो आउटपुट होगी। यहाँ पे इनपुट में एक चीज और होगा, स्कैनर भी होगा, स्कैन करके भी डाटा इनपुट में डाल रहे हैं। यहाँ पे प्रिंटर होगा। फिर इसके बाद समझिए, पूछ लिया जाता है कि प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है कि इनपुट डिवाइस है, तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। लेकिन जब कहेगा कि स्कैनर इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट है, तो स्कैनर इनपुट डिवाइस है। फिर देखिए आउटपुट में और क्या चीज आ सकती है, प्रिंटर तो होगा ही होगा, मॉनिटर होगा, डिस्प्ले जितने भी होंगे सारे डिस्प्ले जो रिजल्ट्स आएंगे वो सारे हमारे आउटपुट डिवाइस में ही होंगे, ठीक है। इसके अलावा हार्डवेयर में एक चीज और आती है, अब वो एक चीज जो रह गई है वो मैं यहां लिख दे रहा हूं, वो है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई ये डेस्कटॉप के लिए, जो आपके घरों में बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं, तो उनके लिए पावर सप्लाई देने के लिए हम यूज करते हैं यूपीएस, ठीक है। यूपीएस की यूज करते हैं। आप देखें एक छोटा सा डिब्बा नीचे डेस्कटॉप के पास रखा रहता है, तो इसका काम क्या होता है कि सिस्टम को 5-10 मिनट चला दे लाइट कटने के बाद, तो ये पावर सप्लाई के लिए होता है, ठीक है। अब आते हैं सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर क्या होता है, इट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कलेक्शन ऑफ डेटा फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स, डिफरेंट प्रोग्राम्स। मतलब क्या कह रहा है, विभिन्न प्रकार के डाटा का कलेक्शन है जो डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए यूज होता है, उसी को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमें गणित के सवाल सॉल्व करने हैं, उसके लिए अलग प्रोग्राम होगा। हर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ऑफ डेटा होगा। ये सॉफ्टवेयर क्या होगा, कलेक्शन ऑफ डेटा, अब प्रोग्राम क्या होगा, इंस्ट्रक्शन ऑफ डेटा होगा, इंस्ट्रक्शन ऑफ डेटा होगा। हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर में आप कौन से फेमस सॉफ्टवेयर जानते हैं, तो इसमें बहुत टाइप के सॉफ्टवेयर हैं। आप एक सॉफ्टवेयर एग्जांपल में लिख सकते हैं कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, यानी आप विंडो की बात कर रहे हैं, आप लाइनेक्स की बात कर रहे हैं, आप एप्पल का यदि लैपटॉप यूज करते हैं या कंप्यूटर यूज करते हैं तो आईओएस का बात कर रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी पूरे कंप्यूटर को चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज होता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। और इसका जो एग्जांपल होगा वो हो सकता है कौन सा, विंडो हो सकता है। विंडो में भी कई चीजें सीरीज आती हैं, 98 आता है, 2000 आता है, आपका आ जाएगा विस्टा आ जाएगा, एक्सपी आ जाएगा, 2007 आ जाएगा, 2008 आ जाएगा, 2011 आ जाएगा, 2011 नहीं आता शायद, आई थिंक सो 2008 के बाद आपका 2010 आ जाएगा। तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर आपके आ जाएंगे। फिर दूसरा सॉफ्टवेयर कौन सा होगा आपका, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड्रॉयड, आप बहुत यूज करते हैं अपने घरों में, ये गूगल का है। ये किसका सॉफ्टवेयर है, ये गूगल का है। विंडो किसका है, विंडो जितना भी सॉफ्टवेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसका है। गूगल ने एंड्रॉयड बनाया। एंड्रॉयड का काम क्या होता है, एंड्रॉयड का जो काम होता है वो काम होता है आपके मोबाइल, लैपटॉप या जितने भी आज के टाइम में आप घरों में यूज कर रहे हैं डिवाइसेस, जो कि आप ज्यादातर मोबाइल यूज में करेंगे वो सब एंड्रॉयड बेस हैं। तो एंड्रॉयड का भी काम क्या है, सेम प्रकार का सॉफ्टवेयर है वो किसी भी हार्डवेयर डिवाइस में इंस्टॉल कर दिया जा रहा है जिससे वो कॉम्पिटेबल होगा। कॉम्पिटेबल का मतलब होता है जिसके साथ वो अटैच हो पा रहा है और उसके साथ मिलकर वो परफॉर्म कर पा रहा है। तो एंड्रॉयड गूगल का हो गया। एक और बचा जो बहुत फेमस है, वो एप्पल कंपनी का है, कौन सा, आईओएस की बात करते हैं। देखिए हमने कहा
कंप्यूटर जो बन रहा है किसका, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। इतनी चीजें होती हैं एक छोटे से सिस्टम को बनाने के लिए, यानी कंप्यूटर को चलाने के लिए। उसके बाद उसमें बहुत चीजें आएंगी, आप देखेंगे सॉफ्टवेयर में बहुत से सॉफ्टवेयर आएंगे। आपका पहला MS ऑफिस आ जाएगा, एक्सेल आ जाएगा, और एक्सेल की तरह ही होता है स्प्रेडशीट भी होती है, स्प्रेडशीट। एक्सेल और स्प्रेडशीट बिल्कुल सिमिलरली होगा, ये आ जाएगा आपका। फिर इसके अलावा और बहुत से सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, अडोबी का सॉफ्टवेयर आ जाएगा। PDF पढ़ने के लिए आप अडोबी यूज करते हैं तो आप उसको भी, अडोबी का जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपका अडोब जिसको बोलते हैं या अडोबी बोल दिया जाता है, तो वो आपका अडोब में रीडर भी आता है और इमेज एडिटर भी आता है। तो आपको कोई इमेज एडिट करनी है तो इमेज एडिटर भी मिलेगा। आपको अडोब में यदि कुछ पढ़ना है तो उसके लिए रीडर भी मिलेगा, फोटोशॉप भी मिलेगा, फोटोशॉप भी आती है। तो ये सब चीजें आपका आता है। तो ये इतने टाइप के सॉफ्टवेयर्स जो आपके अभी मोटा मोटी हमने बताया कि एक बिगनर को पता होने ही चाहिए, और कंप्यूटर में इतनी चीजें यूज होती हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखिए इसको पढ़ेंगे कैसे, 1 बाय 1 स्टेप में पढ़ेंगे। 1 बाय 1 स्टेप में कैसे पढ़ेंगे, पहली चीज तो हम छोटे छोटे लेवल पे चीजों को शुरुआत करेंगे। और शुरुआत करने से पहले जैसे ये तो था कि कंप्यूटर बना कैसे, कंप्यूटर इतनी चीजों से बना। अब इसका हम फिजिकल रूप भी देखेंगे कि भाई ये जो आपने इतनी चीजें हार्डवेयर लिख दी, ये दिखता कैसा है। तो ये दिखता कुछ ऐसा है, आप देखे होंगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। आप जाते होंगे घरों में, पुराने में देखे होंगे, एक स्क्रीन होता है, इसके सामने ये इस तरह की डिवाइस होती होगी, यहाँ पे एक कीबोर्ड रखा होगा, और यहाँ नीचे देखेंगे आप छोटा सा UPS रखा होगा, और इसके बड़े में इस तरह का डिब्बा रखा होगा, ये होगा CPU। तो ये क्या है, ये भाई साहब है CPU, ये है मॉनिटर, ये है कीबोर्ड, और एक माउस भी होगा छोटा सा, ये माउस होगा, ये UPS होगा। इस पूरे तामझाम को, यानी जो आप ये देख रहे हैं, इस पूरे हिस्से को हम लोग कहते हैं क्या, किसी दुकान पे जाएंगे और बोलेंगे कि हमें क्या लेना है, इस तरह का सिस्टम लेना है, तो कहेंगे डेस्कटॉप लेना है, डेस्कटॉप, हमें डेस्कटॉप लेना है, ठीक है। अब इसके अलावा आजकल आप देख रहे हैं कि इस तरह का लोगों ने यूज करना बंद कर दिया है, वो एक नई चीजें यूज करने लग रहे हैं, बहुत कॉम्पैक्ट कर दिया, सारी चीजों को उठा के एक छोटे से जगह पे ले आए हैं। तो इसमें ये इसकी प्रॉब्लम क्या आती थी कि कोई भी पार्ट खराब हुआ तो उसको पूरा उठा के एक सेक्शन लेके जाना पड़ता था, और ये भारी भी होता था, बल्कि होता है, जगह घेरता था। तो अब उसी का शॉर्ट फॉर्म आ गया है क्या, आप घरों में देखते हैं आजकल यूज हो रहा है लैपटॉप। लैपटॉप कुछ इस तरीके का बना होगा, यहाँ कीबोर्ड्स होंगे, बटन्स होंगे, इसमें ये पूरी स्क्रीन होगी आपके सामने। तो लैपटॉप में क्या किया है कि जो ये पूरा सेटअप है उठा के एक छोटे से डिवाइड में डाल दिया, इसको बोला जाता है लैपटॉप। तो ये सब क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ये सब कंप्यूटर है, डेस्कटॉप भी कंप्यूटर है, लैपटॉप भी कंप्यूटर है, ठीक है। अब हम दुकान पे जाते हैं तो हम लैपटॉप को लैपटॉप ही बोलते हैं, डेस्कटॉप को डेस्कटॉप ही बोलते हैं। कभी ये नहीं कहा है कि हमको कंप्यूटर दे दो, वो पूछेगा पहले क्या चाहिए, डेस्कटॉप चाहिए कि लैपटॉप चाहिए। तो आप अपने बजट के हिसाब से और अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आप उससे डिमांड करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। डियर फ्रेंड, अभी तक आपने देखा कि इसमें हम लोग किस तरीके से कंप्यूटर को इंट्रोडक्शन पार्ट को देखा कि क्या क्या चीजें थी, व्हाट इज द डेस्कटॉप, व्हाट इज द लैपटॉप, हार्डवेयर क्या हो सकता है, सॉफ्टवेयर क्या हो सकता है। लेकिन इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी होता है, हमें कंप्यूटर को पढ़ना कैसे है। कंप्यूटर को जब आप शुरुआती दौर में पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें 3-4 बहुत से टीचर्स क्या करते हैं कि अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। तो मैं आपको 2 तरीके से पढ़ाऊंगा। पहली चीज, आज के लेक्चर में हम सिर्फ 2 चीजें डिस्कस करेंगे। एक तो डिस्कस करेंगे, अब पहली बात है कि इसमें लैंग्वेज क्या यूज की जाती है, यानी कंप्यूटर को आप कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो किस भाषा में समझ रहा है, पहली चीज तो वो समझनी है। फिर दूसरी चीज हमारी समझनी है कि कंप्यूटर का जो कहते हैं उद्भव, यानी उसका जो जनरेशन हुआ है वो कैसे हुआ है। तो हम पहले
आपके उद्भव को समझते हैं, और उद्भव को समझने के लिए हम करते क्या है, पहले जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं, यानी हम पीढ़ी की बात कर रहे हैं, कौन सी पीढ़ी चल रही है, ठीक है, कंप्यूटर की पीढ़ी की बात करी जाएगी। देखिए, कंप्यूटर के बारे में कहा जाता है कि बहुत से पहले से चीजें चलती आ रही हैं, लेकिन जब कैटेगराइज किया जाता है तो इसको हम लोगों ने पूरा कैटेगराइज किया है 5 पीढ़ियों में, और जब 5 पीढ़ियों में कैटेगराइज किया है तो इसको फर्स्ट जनरेशन बोला जाता है। फर्स्ट जनरेशन यानी पहली पीढ़ी, फिर सेकंड जनरेशन की बात की जाएगी, दूसरी पीढ़ी की बात हो रही है इसमें। कुल 5 पीढ़ियां हैं, और उन 5 पीढ़ियों को आप देख लेते हैं आज। थर्ड जनरेशन की बात की जाएगी, तीसरी पीढ़ी, चौथा है फोर्थ जनरेशन, यानी चौथी पीढ़ी, एंड लास्ट है फिफ्थ जनरेशन, यानी 5वीं पीढ़ी। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो आपने ये नोट कर लिया होगा, तो इसमें देखिए तीनों 5 पीढ़ियां चालू कैसे मानी जाती हैं। तो देखिए 1945 से जब आप बात करेंगे 1955 तक की जनरेशन, यानी जो विकास हुआ कंप्यूटर का, उस समय को बोला जाता है फर्स्ट जनरेशन। और इसमें हुआ क्या था, इसमें कुछ और बात नहीं की गई थी, वैक्यूम ट्यूब की बात जनरेट हुआ था, वैक्यूम ट्यूब्स बनाए गए बहुत सी कंपनियों के द्वारा। तो जो वैक्यूम ट्यूब्स बना वही हमारा क्या कहलाया, फर्स्ट पीढ़ी या फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहलाया, जो कि 1945 से 55 के बीच में हुआ। फिर 1955 से लेके 1964 तक की बात की जाए तो इसमें हमारे ट्रांजिस्टर का जनरेशन हुआ। ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं। ट्रांजिस्टर की बात की जाए तो इसमें एक होगा जर्मेनियम और दूसरा होता है सिलिकॉन। जर्मेनियम की जो वैल्यू है वो 0.72 होती है और इसकी होती है 1.21 होती है सिलिकॉन की। अब एक बात समझिएगा कि जर्मेनियम जो होता है ये थोड़ा सा कम मात्रा में है, तो आजकल की जो डिवाइस में ज्यादातर यूज हो रहा है वो सिलिकॉन यूज हो रहा है, ठीक है। इसी से आपके बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, आईसी, सारी चीजें इसी के नेक्स्ट जनरेशन में बनती गई। 1964 से लेके 1975 तक का जो जनरेशन आया वो आईसीज का आया, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे आईसीज और लॉन्ग फॉर्म में इंटीग्रेटेड सर्किट। आपने क्या किया कि जो बल्कि कनेक्शन हुआ करते थे, वायर हुए करते थे, उनको एक छोटे से चिप में ले आए और आईसीज बना दी गई। और जब आईसी बनाएगी तो एक ही आईसी मल्टीपल काम को परफॉर्म कर सकती है। फिर 1975 के बाद हमारा क्या हुआ, 1975 से 1989 तक का जो टाइम माना जाता है ये होता है वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है। सर्किट जब आप जानते हैं कि 1989 के आसपास जो है बहुत से प्रोसेसर बनना चालू हो जाते हैं वीएलएसआई के बेस पे, क्योंकि वीएलएसआई जो होती है ये मल्टीपल प्रोग्रामिंग का कलेक्शन होता है। एक आईसी में बहुत से प्रोग्राम्स को कलेक्ट कर ऑपरेशन के लिए बना दिया जाता है। एक छोटी सी आईसी इतनी बड़ी होगी, उसमें बहुत सा डेटा और कैलकुलेशन सारी चीजें एक जगह पे कर दी जाएंगी। तो वीएलएसआई का जो डेवलपमेंट हुआ वो 1975 से 1989।
तो इस समय जितनी भी डिवाइसेस में VLSI यूज हो रही थी वो सारी की सारी मानी जाएंगी क्या, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। फिर उसके बाद 1989 के बाद टिल अब तक, टिल नाउ हमारी यूज हो रही है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको ULSI बोलते हैं। इसमें क्या काम होता है, इसमें हमारा GUI का यूज होने लगा, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हम ग्राफिक्स, यानी हमने क्या किया, बड़े बड़े ग्राफिक्स को यूज करना चालू कर दिया। तो आपने जो कंप्यूटर देखे हैं ये सब 5th जनरेशन के कंप्यूटर आपके यूज हो रहे हैं, जो आज के टाइम में यूज हो रहे हैं। चाहे आप किसी भी कंपनी के कंप्यूटर के पास जाएंगे तो वो सारे के सारे यूज हो रहे हैं ULSI बेस पे, यानी अल्ट्रा लार्ज है, वो बड़े से बड़े डायग्राम, बड़े से बड़ी कैलकुलेशन, वीडियो, ऑडियो, सब चीजें इसमें इनबिल्ट हो जाती हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये 5 पीढ़ियां हैं, जैसे कि जो इनके विकास का क्रम को दर्शाता है कि इसी विकास के क्रम में ये पांचों डिवाइस से, मतलब पांचों पीढ़ियां चली और कंप्यूटर हमारा 1 बाय 1 डेवलप होता गया। अभी हमारा कंप्यूटर अपने आप को डेवलप ही कर रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि अब हम लोग सुपर कंप्यूटर बना चुके हैं और सुपर कंप्यूटर की कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। सुपर कंप्यूटर बन चुका है और सुपर कंप्यूटर हमारा हर अलग अलग कंट्रीज अलग अलग सुपर कंप्यूटर डेवलप कर रही है। इंडिया ने भी अपना डेवलप किया हुआ है। तो आप देखेंगे कि सुपर कंप्यूटर मल्टीपल टाइम्स कैलकुलेशन कर सकता है। वो टेराबाइट छोड़ दीजिए आपका, उससे भी ज्यादा पेंटाटैप बाइट तक चला जाता है। तो वो आप ये सोचिए कि कितने हाई लेवल तक हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एक बात सोचिए कि हमारा जो सुपर कंप्यूटर है वो एक हाई लेवल तक कैलकुलेशन कर सकता है और आज हम इसी 5th जनरेशन के पार्ट में हैं। तो आप एक बात समझिए कि ये जनरेशन था हमारा कंप्यूटर की पीढ़ी को। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। डियर फ्रेंड, अब पीढ़ियों को पढ़ने के बाद, यानी कंप्यूटर के विकास क्रम को हमने देखा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि कंप्यूटर हमसे इंटरेक्ट कैसे होगा, यानी हम जो कहना चाह रहे हैं वो समझ कैसे रहा है, ये बहुत जरूरी है। तो वो हमारी भाषा को समझ रहा है कि नहीं, इसको समझना बहुत जरूरी है। और भाषा को समझने के लिए यानी हम दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, जो हम बोलें वो उसको समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए, आपने देखा होगा कि हर कंट्री में कोई ना कोई हेड है। जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, तो उसी तरीके से अमेरिका में ट्रंप है, या रसिया में आप देखेंगे पुतिन है। अब देखिए, तीनों लोगों की अलग अलग लैंग्वेज। मोदी हिंदी बोलते हैं, पुतिन जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो बोलते हैं रशियन लैंग्वेजेस, अमेरिका में जो ट्रंप है वो इंग्लिश बोलते हैं। आप सपोज करिए तीनों लोग एक जगह बैठ गए और तीनों लोगों को आपस में बात करनी है, तो उन तीनों लोगों के बीच में एक तो कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, जिससे जो आपस में बात करें तो तीनों लोगों को समझ में आए। तो उस बीच में उन लोगों के लिए क्या होता है, ट्रांसलेटर, जो उनकी भाषा को समझ के दूसरे को उनकी भाषा में समझाता है। तो ये काम करता है कौन, ट्रांसलेटर। सेम काम मशीन भी करती है। हम जो भी कमांड देते हैं तो वो उस कमांड को कंप्यूटर क्या करता है, अपनी भाषा में पहले ट्रांसलेट करेगा, फिर उसको समझेगा, फिर प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद जब रिजल्ट देगा तो वो आपकी भाषा में दे देगा। ठीक है, तो यानी जाहिर सी बात है कि यदि वो भाषा को अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर रहा है तो यानी इसका मतलब है कि कंप्यूटर की कोई लैंग्वेज होगी, और जब कंप्यूटर की लैंग्वेज होगी तो हम कंप्यूटर की भाषा को आज के लिए देखना जा रहे हैं, यानी कंप्यूटर लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। और जब कंप्यूटर लैंग्वेज की बात की जा रही है तो बड़ा अच्छी बात है कि हम कंप्यूटर की भाषा को समझने चाह रहे हैं। तो इसको डिवाइड किया गया है 3 तरीके से, यानी इसका जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो 3 तरीके से हुआ है और वही हमें समझना है। देखिए, कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन, कंप्यूटर भाषा का जो क्लासिफिकेशन हुआ किन तरीके से है। पहला आता है इसमें मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। दूसरा आता है असेंबली लैंग्वेज,
और तीसरा होता है इसमें हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर को एक हम बोल ही चुके हैं, संगणक बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी में इसकी जो मेन लैंग्वेज होती है संगणक बोली जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, हाई लेवल लैंग्वेज की बात हो रही है। अब देखिए, कंप्यूटर की जब भाषा को हम बात कर रहे हैं तो ये मशीनी भाषा हो गई, ये असेंबली लैंग्वेज हो गई, और ये हाई लेवल यानी उच्च लेवल की भाषा हो गई, ठीक है। अब देखिए इसको करते क्या है। जो मशीन लेवल होता है, देखिए कंप्यूटर सिर्फ दो ही चीजें जानता है, कंप्यूटर कुछ नहीं जानता है। आप उसको कुछ भी बोलेंगे वो सिर्फ दो ही वर्ड जानेगा, एक तो जीरो जानेगा और दूसरा वन जानेगा, इसके अलावा उसे कुछ नहीं आता है। आपको जो भी बोलना है उसको सिर्फ जीरो और वन के फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि जीरो हमें लिखना है, तो कंप्यूटर इस तरीके से वो समझेगा कि ये जीरो है। फॉर एग्जाम्पल वन लिखना है तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे, ये वन होगा। यदि दो लिखा जाए, बाइनरी डिजिट कोड में लिख रहा हूं, यदि इसको लिखा जाए तो ये 10 आपका दो को रिप्रेजेंट कर देगा। और यदि हम इसको कहें तीन लिखना है तो 0011 ये तीन को रिप्रेजेंट कर देगा। चार लिखेंगे तो आप देखेंगे 0100 हो जाएगा। 5 लिखेंगे तो 0101 हो जाएगा। 6 लिखेंगे तो आपका आएगा 0110 आ जाएगा। 7 लिखेंगे तो 011 आएगा। 8 लिखेंगे तो 1000। देखिए सारे कोड हम 01 में ही चल रहे हैं। 9 लिखेंगे तो 1001 आएगा। 10 लिखा 1010 आया। 11 लिखा, इसको लिखा 1011 लिखा। फिर 12 लिखा तो 1100 लिखा। 13 लिखा 1101 लिखा। 14 लिखा, यहाँ पे 110 लिखा और 15 लिखा 111 लिखा। तो देखिए 10 को हम लोग कई बार पढ़ देते हैं A B C D E और सॉरी A B C D E F। यहाँ सॉरी यहाँ से लिखना है आपको, ये मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, यहाँ से लिखना है आपको A B C D और E। तो आप देख रहे हैं इसमें हमने कहीं कुछ और बात की है क्या? सिर्फ जीरो और वन पे तो लिख दिया है पूरी भाषा। अब कंप्यूटर को सिर्फ यही भाषा आती है, इसी भाषा को बोला जाता है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज यानी वो कर क्या रहा है, सिर्फ समझ रहा है जीरो और वन। यदि हमें ए लिखना है तो बस वो क्या लिखेगा 1011, इसका मतलब ए लिख गया। यदि उसको ई लिखना है तो वो 4 टाइम्स 1 लिख देगा, इसका मतलब हो गया कि ई हो गया। यदि 111 और के बाद जीरो लिख दिया तो इसका मतलब डी हो गया। तो इस तरीके से वो भाषा को समझता है, इसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। अब देखिए असेंबली लैंग्वेज क्या होता है। असेंबली लैंग्वेज कुछ और नहीं, जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो जब हम जैसे कमांड देते हैं ऐड या सम, तो इस तरीके के जो कमांड आप देते हैं, ये सारे के सारे कमांड को जो यानी आपको जोड़ना है तो उसके लिए कमांड, घटाने के लिए अलग, डिवाइड के लिए डिवाइड कमांड। तो इस तरीके के कमांड को वो क्या करेगा, असेंबली लैंग्वेज में कहा जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज होता है आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस, जैसे आप जो समझते हैं फॉर्चून हो गया, कोबाल हो गया, फॉर्चून हो गया, कोबाल हो गया, ये सारे सी हो गया, C++ हो गया। तो ये सारी लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल, यानी इसमें प्रोग्रामिंग होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ बिगर टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप एक हाई लेवल की प्रोग्रामिंग करते हैं और उसी प्रोग्रामिंग को आप हाई लेवल लैंग्वेज में रखते हैं। तो देखिए कंप्यूटर सिर्फ इतनी ही भाषा समझता है, इसके आगे वो कुछ नहीं समझता। उसको आप चाहे संस्कृत बोल दीजिए, अरबी बोल दीजिए, उर्दू बोल दीजिए, कुछ नहीं। आपको क भी पढ़ाना है तो क को भी आपको इसी फॉर्म में लिखना है, ख पढ़ाना है तो इसी फॉर्म में लिखना है, अलिफ बे अलिफ लिखना है तो इसी फॉर्म में लिखना है। चाहे उर्दू का आप अलिफ बे अलिफ लिखेंगे इसी फॉर्म में लिखेंगे, संस्कृत में कुछ भी गच्छामी लिखना है तो गच्छामी इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। वो सिर्फ 0 और 1 को समझता है, लेकिन इसी 0 1 से वो सारे डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है। और इसी लैंग्वेज को जो 0 और 1 की लैंग्वेज होती है, इसी को बोला जाता है बाइनरी लेवल।
बाइनरी लैंग्वेज होती है ये, बाइनरी डिजिट्स होती हैं ये 0 और 1, और इसी को बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, यानी सिर्फ 0 और 1 के बारे में बात हो रही है। तो देखिए आज हमने आपसे बात क्या क्या किया। आज इंट्रोडक्शन क्लास में हमने शुरुआत कहाँ से हुई ये बात किया, कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में बात किया, कंप्यूटर के घटक के बारे में बात किया, और कंप्यूटर की भाषा के बारे में बात किया। 3 मेजर पॉइंट्स आज हमने डिस्कशन किए कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की शुरुआत कैसे हुई, कंप्यूटर में क्या घटक पाए जाते हैं जैसे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पाया जाता है। फिर उसके बाद हमने बात किया कि कंप्यूटर का ओरिजिन कहाँ से हुआ, शुरुआत कैसे हुई, तो उसकी पीढ़ियों की बात की, कौन सी पीढ़ी चल रही है, किस समय से पीढ़ी स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद देखेंगे आप कि हमने उनकी भाषा की बात की है। तो ये एकदम आज की पहली क्लास है। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि आपका सहयोग हमें और ज्यादा प्रोत्साहित करेगा, और जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे हम उतना ही ज्यादा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होंगे और आपके सामने कंप्यूटर के और अच्छे से वीडियो लेके आ पाएंगे। और मित्रों, बिना आपके सहयोग से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो इसलिए हमने कहा कि आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक होगा और प्रेरणा स्रोत का काम करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं, इसको पूरा बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, जितना पूरा पोर्शन है इसको नोट कर लेंगे तो आपको बहुत सी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, और आज के लिए हम यहीं पे रोक रहे हैं, बाकी मुलाकात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।